तो हेलो छुटकू एंड छुटकियों आज की क्लास में। तो हेलो छुटकू एंड छुटकियों। तो हेलो छुटकू एंड छुटकियों 30 मिनट के क्विक रिवीजन सीरीज में आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल बूस्टर बोर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो छुटकू एंड छुटकियों आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे चैप्टर इकोसिस्टम के बारे में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इकोसिस्टम क्या होता है। तो इकोसिस्टम का मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम जो सेल्फ सस्टेनिंग हो, यानी इकोसिस्टम एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम है जहां पे लिविंग और नॉन लिविंग चीजें मिलकर सारे काम को करते हैं। यानी सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है कि सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम का मतलब हुआ कि कोई भी काम को करने या होने में किसी दूसरे या तो किसी बाहरी चीजों का मदद ना हो, यानी कोई बाहरी चीजों के बिना सारे काम यदि हो रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि एक गांव है, ठीक है, यानी इकोसिस्टम को एक गांव मानिए कि इकोसिस्टम क्या है, एक गांव है और वहां पे कुछ लोग प्रेजेंट हैं जिसमें जैसे कि प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। अब प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर का काम है खाना बनाना। प्रोड्यूसर का काम क्या है, खाना बनाना। किसके हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और आपका सन के हेल्प से क्या करना, खाना बनाना। अब यह जो सन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, ये सारी जो चीज है वो कहीं दूसरी जगह से नहीं बल्कि वह सारी चीज वही गांव में प्रेजेंट है और उसी का यूज करके खाना को बना रहे हैं। ठीक है। अब कंज्यूमर क्या करते हैं, कंज्यूमर उस बने खाने को खाते हैं और फिर क्या करते हैं, एनर्जी को पास करते हैं। ठीक है। अब डिकम्पोजर क्या करते हैं कि बाकी जो वहां कचरा जो बच जाता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और फिर उसको मिट्टी में मिला देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सारे जो काम हुआ और इस काम को करने में जो भी यहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे वही गांव के ही तो थे ना। तो इसी को बोलते हैं सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम, यानी किसी दूसरे की मदद के बिना सारे काम को कर लेना, उसी को हम बोलते हैं सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम। अब आगे बात करते हैं। आगे है इकोसिस्टम। दो तरह के होते हैं, एक होता है टेरिस्टेरियल, एक होता है एक्वेटिक। टेरिस्टेरियल इकोसिस्टम का मतलब क्या हो गया कि टेरिस्टेरियल इकोसिस्टम का मतलब हुआ कि वैसा गांव जो जमीन पे बसाया हो, वैसा गांव जो जमीन पे बसाया हो, यानी जमीन पर जो इकोसिस्टम है उसको हम टेरिस्टेरियल इकोसिस्टम बोलते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट। उसी तरह आगे बात करते हैं, आगे है एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम मतलब वैसा गांव जो पानी पर बसाया हो, यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम दैट मींस पॉन्ड, लेक, रिवर, वेटलैंड या तो फिर ओशन। ओके। अब आगे बात करते हैं कि नेचुरल वर्सेस मैन मेड इकोसिस्टम। अब नेचुरल और मैन मेड इकोसिस्टम क्या होता है? नेचुरल का सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि नेचुरल का सिंपल सा मतलब यह है कि बिना कोई इंसानों के मदद से वह इकोसिस्टम बन के खड़ा हुआ है, उसको हम बोलते हैं नेचुरल। यानी जो नेचुरली ऑलरेडी बिना ह्यूमन के हेल्प से वो इकोसिस्टम यदि बना है तो उसको हम बोलते हैं नेचुरली इकोसिस्टम। मैन मेड में कौन आता है कि जो ह्यूमन के हेल्प से वह इकोसिस्टम को बनाया गया है, उसको हम बोलते हैं मैन मेड इकोसिस्टम। नेचुरली इकोसिस्टम में कौन आएंगे? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट। क्या फॉरेस्ट कोई आदमी बनाया है क्या? क्या ग्रासलैंड कोई आदमी बनाया है? नहीं ना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल। उसी तरह मेन मेड जैसे कि क्रॉपलैंड। क्रॉपलैंड मतलब क्या? जहां पे फसल उगाए जाते हैं। अरे ये तो कोई आदमी ही बनाया है ना। आदमी ने क्रॉप फसल उगाना स्टार्ट किया तो फसल वाले लैंड बनाए गए, क्रॉप लैंड बनाए गए। तो क्या जरूरी है नेचर को फसल उगाना?
उगाएगा क्या? नहीं उगाएगा। यदि वो क्रॉप लैंड में फसल ना उगाए तो वैसे वो लैंड वैसे पड़ा रहेगा, तो फिर वहां पे वो फॉरेस्ट भी बन सकता है, ग्रासलैंड भी बन सकता है, यानी नेचर के अकॉर्डिंग वो अपने आप में रूपांतरित हो सकता है। उसी तरह यदि आप आगे देखोगे तो आगे क्या है? एक्वेरियम। अब एक्वेरियम तो प्राकृतिक नहीं बनाता है, वो तो ह्यूमन बनाता है। हाँ, प्राकृतिक चीजों का यूज करके भले वह बना रहा है, लेकिन वह नेचर डायरेक्ट उसको नहीं बना रहा है। वह कौन बना रहा है? ह्यूमन बना रहा है। उसी को हम क्या बोलते हैं? मेन मेड इको सिस्टम बोलते हैं। ओके, आगे बात करते हैं इकोसिस्टम स्ट्रक्चरल यूनिट। जैसे कि हमने बताया कि इकोसिस्टम में जो चीजें होती है उसमें लिविंग और नॉन लिविंग वे दोनों शामिल होते हैं। और ये जो लिविंग और नॉन लिविंग जो है, यह दोनों नेचर के ही पार्ट है। जैसे कि बायोटिक, जिसको हम नॉन लिविंग बोलते हैं, इसमें शामिल होते हैं टेम्परेचर, लाइट, विंड, ह्यूमिडिटी, सॉइल और न्यूट्रिएंट्स। ओके, उसी तरह से यदि आगे देखते हैं तो आगे है बायोटिक, जिसमें जो होते हैं लिविंग, जिसमें शामिल होते हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। ओके, अब यदि प्रोड्यूसर्स का बात करते हैं तो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वे क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ का मतलब हुआ कि जो अपना भोजन, अपना फूड सेल्फ यानी स्वयं क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं, यानी स्वयं बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। ओके, जैसे कि ग्रीन प्लांट और साइनोबैक्टीरिया। अब आगे बात करते हैं, आगे है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स का मतलब क्या हो गया? कि वे जो डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी वे लोग जो ऑटोट्रॉफ पे डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली डिपेंड है। अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या हो गया? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या हो गया? कि डायरेक्टली का मतलब होता है कि जो ऑटोट्रॉफ को डायरेक्ट रूप से खा रहा है, वो हो गया डायरेक्टली। जैसे कि घास है या तो प्लांट है, उसको खाया डियर ने, तो डियर ने उसको डायरेक्ट खा लिया, प्लांट को, हो गया डायरेक्टली। ओके, अब इनडायरेक्टली का मतलब क्या हो गया? कि जो शेर है उसने खाया हिरन को, ठीक है, यानी शेर इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ को खा रहा है। मतलब कि हिरन डिपेंड है घास पे और शेर डिपेंड है हिरन पे। तो घास है तो हिरन है, और हिरन है तो शेर है। तो जो लायन है, जो शेर है, वो भी क्या इनडायरेक्टली डिपेंड किस पे है? ऑटोट्रॉफ पे ही तो है ना। क्योंकि ऑटोट्रॉफ रहेगा तो हिरन भी रहेगा, और हिरन रहेगा तो फिर लायन रहेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोलते हैं। ओके, अब कंज्यूमर जो होते हैं वह तीन तरह के होते हैं। एक होता है प्राइमरी कंज्यूमर्स, एक होता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स, एक होता है टर्सरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का मतलब क्या हो गया? कि जैसे कि प्लांट को सपोज कीजिए कि प्लांट को खाया इंसेक्ट ने, तो इंसेक्ट हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। अब मेढक ने फिर इंसेक्ट को खा लिया, तो मेढक क्या हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर। अब फिर मेढक को स्नेक खा लिया, तो स्नेक हो गया टर्सरी कंज्यूमर। ओके, अब आगे बात करते हैं, आगे है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स का मतलब क्या हो गया? कि कन्वर्ट ऑर्गेनिक इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड रिसाइकिल न्यूट्रिएंट, जैसे कि फंजाई और बैक्टीरिया। यानी डिकम्पोजर्स का मतलब क्या हो गया? कि जो डेड प्लांट है या तो फिर जो डेड एनिमल है या तो वेस्ट मटेरियल है, उसको बैक्टीरिया या तो फंजाई क्या करते हैं? उसको तोड़ के मिट्टी में मिलाते हैं, ताकि वहां मिट्टी का जो न्यूट्रिएंट्स है और उसमें न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम डिकम्पोजर, यानी डेड प्लांट और फिर डेड एनिमल या तो वेस्ट मटेरियल को छोटे छोटे टुकड़ों में मिट्टी में मिला देना, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर्स बोलते हैं। ओके, अब आगे बात करते हैं इकोसिस्टम फंक्शनल यूनिट के बारे में। तो इकोसिस्टम फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या हो गया? कि इकोसिस्टम में कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे कि प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइकिल। ओके, तो सबसे पहला यदि हम प्रोडक्टिविटी का बात करते हैं तो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हो गया? कि कोई भी प्लांट एक साल में, अब आगे बात करते हैं इकोसिस्टम फंक्शनल यूनिट के बारे में। तो इकोसिस्टम फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या होता है? कि इकोसिस्टम में कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे कि प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन,
अब बात करते हैं इकोसिस्टम फंक्शनल यूनिट के बारे में। तो इकोसिस्टम फंक्शनल यूनिट का मतलब होता है कि इकोसिस्टम में कुछ मेन वर्क होते हैं, कुछ मेन फंक्शन होते हैं, जैसे कि प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइकिल। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी का मतलब हुआ कि एक साल में 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जितना बायोमास का प्रोडक्शन हुआ है उसी को हम प्रोडक्टिविटी के नाम से हम जानते हैं। जैसे कि यदि सिंपल भाषा में समझें तो सपोज कीजिए कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में एक साल में यदि 500 ग्राम यदि वहां पे ग्रास का प्रोडक्शन यदि हो गया है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। ओके, प्रोडक्टिविटी का जो यूनिट होता है वो होता है ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, या तो फिर केसीएल पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ओके, केसीएल का मतलब हो गया कि किलो कैलोरी। ओके, अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब क्या हो गया कि वैसा प्रोडक्शन जो प्लांट के द्वारा हो रहा है उसको हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। ओके, अब क्या हुआ कि यह जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यह दो तरह का होता है, एक होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एक होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब हुआ कि उस एरिया में एक साल में जितना मेरा प्रोडक्शन हुआ वो हो गया ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, अब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब कि चलिए ठीक है कि वो एरिया में जितना मेरा प्रोडक्शन हुआ वो ग्रॉस है। ओके, लेकिन जितना भी एनर्जी या तो जितना भी बायोमास का वहां प्रोडक्शन हुआ उसमें से प्लांट ने क्या किया है, कुछ मात्रा अपने रिस्पायरेशन में भी उसको यूज कर लिया है। यानी सिंपल सा भाषा में समझिए कि यदि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में प्लांट के द्वारा यूज किए गए जो भी एनर्जी है इन रिस्पायरेशन, ठीक है, उसको यदि हम इसमें घटा देते हैं तो उसको हम बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में रिस्पायरेशन को यदि सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकल जाता है। ओके, अब आगे बात करते हैं, आगे है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो का मतलब क्या हो गया कि इकोसिस्टम में जो एनर्जी जो फ्लो होते हैं वह एक ही डायरेक्शन में होते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि यदि कोई पावर स्टेशन से आपके घर बिजली आया, ठीक है, पावर स्टेशन से आपके घर बिजली आया और वह बिजली फिर बल्ब में गया, तो क्या फिर बल्ब से आपके घर फिर वो पावर स्टेशन में, ऐसा कुछ होता है क्या? रिवर्स होता है क्या? नहीं ना होता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जो एनर्जी फ्लो जो हो रहे हैं इकोसिस्टम में वह एक ही डायरेक्शन में होते हैं, रिवर्स नहीं होते हैं। ठीक है, आगे है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हो गया कि डिकम्पोजिशन का मतलब हुआ कि जो भी चीज यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल के रूप में, वे क्या करते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, यानी बैक्टीरिया या तो फंजाई उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के वह मिट्टी में उसको मिला देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन बोलते हैं। न्यूट्रिएंट साइकिल मतलब क्या हो गया कि चलिए ठीक है, प्लांट ने भोजन बनाया, आदमी ने उसे खाया या तो कोई उसे खाया, अब उससे क्या हुआ, वेस्ट मटेरियल आया, वेस्ट मटेरियल डिकम्पोज हुआ। अब डिकम्पोज होने के बाद फिर क्या हुआ, डिकम्पोज होने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स है वो कहां मिल गए, मिट्टी में मिल गए। ओके, तो यही जो साइकिल है उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल बोलते हैं। आइए समझ में। अब आगे बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हो गया कि जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसमें कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ हैबिटेट के बारे में। तो टाइप ऑफ हैबिटेट का मतलब क्या हो गया कि कोई भी प्लांट जहां पे ग्रो हो रहा है वहां का इन्वायरमेंट कंडीशन कैसा है। जैसे कि यदि कोई भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का यदि बात करेंगे तो वहां का जो प्रोडक्शन है वो क्या होता है, हाई होता है। ग्रासलैंड का बात करेंगे तो वहां का प्रोडक्शन क्या होता है, मीडियम होता है। और वही डिजर्ट का बात करेंगे तो डिजर्ट में क्या होता है, प्रोडक्शन कम होता है। तो इसी को हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ हैबिटेट। उसके बाद है इन्वायरमेंट फैक्टर।
जो भी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो इन्वायरमेंट फैक्टर पे भी डिपेंड होते हैं, जैसे कि लाइट, ह्यूमिडिटी और वहां का टेम्परेचर। ये सब क्या है, ये सब इन्वायरमेंट फैक्टर है। अभी अभी अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स का मतलब हो गया कि सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स यानी जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो है वो कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग भी क्या होता है, प्रोडक्टिविटी डिपेंड करता है। उसके बाद क्या है, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट। फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट का मतलब क्या हो गया कि कोई भी प्लांट में जो फूड बनाने की पावर वह कितनी है। यानी सपोज कीजिए कि कोई भी प्लांट का यदि लीफ, यदि पत्ता का एरिया ब्रॉड है, चौड़ा है, और उसमें क्लोरोफिल ज्यादा मात्रा में कंटेंट है, तो उसमें क्या होगा, ज्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट में डिपेंड क्या होते हैं कि ब्रॉड ऑफ लीफ, क्लोरोफिल कंटेंट। ओके, ये सब सारी चीज डिपेंड होते हैं, जिससे क्या होता है, इससे पता चलता है कि ये प्लांट में कितना प्रोडक्शन होगा, कितना प्रोडक्शन नहीं होगा, यानी हाई प्रोडक्टिविटी और लो प्रोडक्टिविटी पता चलता है। ओके, अब आगे बात करते हैं रीजंस ऑफ लो प्रोडक्टिविटी। अब लो प्रोडक्टिविटी यदि हो रहा है तो उसका क्या रीजंस हो सकते हैं। पहला है लो लाइट पेनिट्रेशन। लो लाइट पेनिट्रेशन का मतलब क्या हो गया, सपोज कीजिए एक पूरा घना जंगल है। अब घना जंगल में लंबे लंबे पेड़ भी हैं, छोटे छोटे आपके झाड़ियां भी हैं और घास भी है। ओके, अब क्या हो गया कि सूर्य का जो रोशनी पड़ा वह पड़ा बड़े बड़े पेड़ में। अब सूर्य का जो रोशनी है वह जंगल के अंदर नहीं आ पाया, केवल वो पेड़ पे ही पड़ के रह गया। तो अंदर में जो है ग्रास या तो फिर जो झाड़ है उसमें सनलाइट नहीं आएगा, तो उनका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लो लाइट पेनिट्रेशन बोलते हैं। डिक्रीज न्यूट्रिशन विद द डेप्थ का मतलब क्या हो गया कि कहने का मतलब क्या है कि सॉइल के जो ऊपरी भाग है उसमें क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं। जब न्यूट्रिएंट ज्यादा होंगे तो जो प्लांट सॉइल के ऊपरी भाग में लगे हैं उसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा। लेकिन जैसे डेप्थ जाते हैं तो न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगती है, जिसके कारण क्या होता है, ये भी क्या होता है, लो प्रोडक्टिव को इफेक्ट करता है। आगे क्या है, टेरेस्ट्रियल प्लांट हैव हाई फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी। टेरेस्ट्रियल प्लांट हैव हाई फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया कि जो जमीन में रहने वाले जो पौधे हैं, जमीन में रहने वाले जो पौधे हैं, ठीक है, उसमें हाई फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी होने के कारण लो प्रोडक्टिविटी होती है। बोले ये कौन सा बात हो गया कि हाई फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी रहेगा फिर भी लो प्रोडक्टिविटी। यानी यह जो चीज है यह डिपेंड करता है इस पे, लोअर स्ट्राटिफिकेशन पे। यानी वही चीज कि बड़े बड़े पेड़, अंदर में झाड़ और ग्रास, तो लाइट पड़ा तो ऊपर में क्या होगी, पेड़ पे लाइट पड़ा तो उनका प्रोडक्शन ज्यादा होगा। लेकिन क्या हो रहा है कि यदि मान के चलिए कि अंदर में जो झाड़ है या तो प्लांट है उसमें यदि प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो ऑल ओवर यदि प्रोडक्शन का बात करते हैं तो फिर तो उसमें कहीं ना कहीं तो कमी आ जाएगी ना। तो उसी को हम कहते हैं, कहने का मतलब क्या है कि वही चीज है कि भले एक चीज पे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है और बाकी चीज पे प्रोडक्शन कम हो जाए तो फिर ऑल ओवर प्रोडक्शन पे क्या होगा, असर पड़ेगा। जैसे कि सपोज कीजिए कि आपके घर में एक बिल्डिंग है, ठीक है, वह बिल्डिंग या तो वह घर 3 फ्लोर का है, 3 फ्लोर घर है। अब 3 फ्लोर घर में क्या है कि केवल फर्स्ट फ्लोर में सारे लोग रह रहे हैं, सारे लोग रह रहे हैं, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर क्या है, खाली है, ठीक है। तो ऑल ओवर जो जितना आपको इनकम आना चाहिए वो क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, यानी 2 फ्लोर क्या है वो क्या वेस्ट जा रहा है, बात में आ रहा है ना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं कि टेरेस्ट्रियल प्लांट हैव हाई फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी भी क्या होता है, रीजंस होता है फॉर द लो प्रोडक्टिविटी का। और यह जो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, लोअर स्ट्राटिफिकेशन पे। ओके, आगे बात करते हैं स्ट्राटिफिकेशन के बारे में। स्ट्राटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो प्लांट्स के जो लेयर उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्राटिफिकेशन। जैसे कि यह 3 तरह के होते हैं, एक होता है अपर लेयर, एक मिडिल लेयर और एक लोअर लेयर। अपर लेयर में कौन होते हैं, ट्री, मिडिल लेयर में होते हैं
श्रब्स और लोअर लेयर में होते हैं ग्रास। ओके, अब आगे बात करते हैं, आगे आपका क्या है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हो गया कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि जो कंज्यूमर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का यूज करके जितना हुआ बायोमास का जो प्रोडक्शन किया उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। ओके, आगे है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब वही कि जो भी वेस्ट मटेरियल है वह बैक्टीरिया या फंजाई के द्वारा डिकम्पोज किया जाता है, उसी को हम डिकम्पोजिशन बोलते हैं। अब यहाँ डिट्रीटस मतलब क्या हो गया कि जो भी वेस्ट के रूप में जो प्रेजेंट है, चाहे वह डेड एनिमल हो, डेड प्लांट हो या तो कुछ भी, उसको हम बोलते हैं डिट्रीटस बोलते हैं। ओके, अब डिट्रीटस को डिकम्पोज होने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि पहला होता है फ्रेगमेंटेशन, फिर होता है लीचिंग, फिर होता है कैटाकॉलिंग, फिर होता है ह्यूमिडिफिकेशन, फिर होता है मिनरलाइजेशन। ओके, अब बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन का। तो फ्रेगमेंटेशन मतलब हो गया कि जो भी वेस्ट मटेरियल है वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना क्या कहलाता है, फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। अब लीचिंग का मतलब क्या हो गया कि जब वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, अब बारिश आएगी, उसमें पानी पड़ेगा, तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वह क्या होंगे, बाहर निकलेंगे, और वह न्यूट्रिएंट्स कहां चल जाएंगे, मिट्टी में चल जाएंगे, यानी मिट्टी में मिल जाएंगे। यानी जैसे कि सपोज कीजिए कि यदि आप चाय पत्ती है और चाय पत्ती में पानी को डाल दिए, तो पानी क्या करता है, चाय पत्ती के कलर को चाय पत्ती से निकाल लेता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं लीचिंग बोलते हैं। कैटाबॉलिंग का मतलब क्या हो गया कि केमिकल का ब्रेकडाउन होना, यानी जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है केमिकल के रूप में, वह सिंपल कंपाउंड में क्या होते हैं, टूटते हैं। ओके, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं कैटाबॉलिंग बोलते हैं। ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब हो गया कि सॉइल के जो सबसे ऊपरी लेयर है उसमें क्या है, ह्यूमस होते हैं, यानी वे सारी चीज मिलके ह्यूमस बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिफिकेशन बोलते हैं। और मिनरलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि मिनरलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि सारी चीज हो जाने के बाद सॉइल में क्या होगी कि बहुत सारे मिनरल्स वहां पे आ जाते हैं, यानी सारी चीज कन्वर्ट हो जाते हैं मिनरल्स के रूप में, चाहे वह नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो या तो फिर पोटेशियम हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, मिनरलाइजेशन के नाम से हम जानते हैं। अब आगे बात करते हैं एनर्जी फ्लो। तो एनर्जी फ्लो का मतलब क्या हो गया कि वही चीज की एनर्जी जो होता है वह एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। ओके, एक चीज से दूसरे चीजों में। अब क्या होते हैं कि एनर्जी फ्लो के दो लॉ हैं, ठीक है, एक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एक है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सिंपल मतलब यह होता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कभी ना तो कहीं से क्रिएट होती है, ना तो कभी वह डिस्ट्रॉय होती है, केवल क्या होती है कि वह एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। जैसे कि सपोज कीजिए यदि इलेक्ट्रिक एनर्जी आया तो इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज हो गया। इलेक्ट्रिक एनर्जी जब बल्ब में आया तो इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज हुआ किसमें, लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में। तो एनर्जी के फॉर्म्स जो हैं इलेक्ट्रिक टू लाइट और हीट, उसमें केवल क्या होगी, चेंज हो गए। उसी को हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या हो गया, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है कि जब एनर्जी पास होते हैं तो क्या होते हैं कि कुछ एनर्जी हीट के रूप में लॉस होते हैं। अब ये क्या बात हो गई भाई, अभी हमने बोला कि एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, फिर हीट के रूप में लॉस हो जाती है। अरे कहने का मतलब क्या है कि हीट के रूप में लॉस नहीं हो रही है, यानी हीट के रूप में, यानी जो एनर्जी था वह हीट के रूप में अलग हो रही है, यानी उसका कोई अलग यूज नहीं हो रहा है, यानी एक्स्ट्रा वह एनर्जी अलग तरफ चल जा रही है। यानी सिंपल से मात्रा में, सिंपल से भाषा में इस तरह समझिए कि यदि आप एक मोबाइल को चार्ज करते हो तो मान के चलिए 100 यूनिट इलेक्ट्रिक आ रहा है, तो 100 यूनिट इलेक्ट्रिक में 60 यूनिट आपका मोबाइल चार्जिंग के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। अब मोबाइल जब चार्ज हो रहा है तो मोबाइल गर्म भी तो हो रहा है ना चार्जिंग के दौरान, तो जब गर्म हो रहा है मोबाइल तो हीट के रूप में कुछ एनर्जी क्या हो गए, अलग से लॉस हो रहे हैं ना। लॉस हो रहे मतलब क्या, हीट में कन्वर्ट हो जा रहा है।
जिसका उसमें यहाँ पे उस मोबाइल में कोई यूज नहीं है, तो उसी को क्या बोलते हैं कि हीट में लॉस हो जाते हैं। ओके, अब आगे बात करते हैं, आगे है फूड चेन। तो फूड चेन का मतलब क्या हो गया कि जो भी चीज नेचर में प्रेजेंट है वह फूड के लिए एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। तो फूड चेन जो होते हैं, फूड चेन के टाइप्स का बात करते हैं, तो इसमें होते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन का मतलब जैसे कि फूड चेन इन फॉरेस्ट, जैसे प्लांट से डियर, डियर से लायन, यानी प्लांट को डियर खाएगा, फिर डियर को लायन खाएगा। उसी तरह फूड चेन इन ग्रासलैंड में देखते हैं, तो ग्रास, ग्रास ऑपर फ्रॉग, यानी ग्रास को ग्रास ऑपर खाएगा, फिर ग्रास ऑपर को फ्रॉग खाएगा। उसी तरह क्या है एक्वेटिक ग्राजिंग फूड चेन। एक्वेटिक ग्राजिंग फूड चेन का मतलब क्या हो गया, जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, फिश, सीरोन, यानी फाइटोप्लैंक्टन को जूप्लैंक्टन खाएगा, जूप्लैंक्टन को फिश खाएगा, फिश को एरोन्स खाएगा। और समझ में आगे क्या है डेट्रिटस फूड चेन, यानी डेड ऑर्गेनिज्म को कौन खाएगा, डिकम्पोजर, जैसे कि फंजा और बैक्टीरिया। तो ये सब सारे क्या है टाइप्स ऑफ फूड चेन। ओके, अब आगे बात करते हैं फूड वेब के बारे में। फूड वेब का मतलब क्या हो गया, फूड वेब का मतलब हुआ कि एक जाल। कैसा जाल, कहने का मतलब क्या होगा कि यदि नेचर में जो भी प्रेजेंट है, जो भी एनिमल प्रेजेंट है, तो वह एनिमल को या तो वह प्लांट को कोई दूसरा एक ही एनिमल उस पर डिपेंड नहीं है। यानी सिंपल सा भाषा में समझिए, यदि घास है तो घास को केवल ग्रासहॉपर ही नहीं खा रहा है, बल्कि घास को कौन खा रहा है, बकरी भी खा रहा है, डियर भी खा रहा है। यानी एक चीज पे बहुत सारे जब डिपेंड होते हैं तो एक जाल बन जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे जब फूड चेन आपस में जुड़ जाते हैं तो वही एक फूड वेब का फॉर्मेशन करता है। अब आगे बात करते हैं, आगे ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल का मतलब क्या हो गया कि जिस तरह आपके घर के फ्लोर्स होते हैं उसी तरह एनर्जी के भी क्या होते हैं, फ्लोर होते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे सन है, सन से प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। यानी सन का एनर्जी कहाँ गया, प्रोड्यूसर्स में, प्रोड्यूसर्स का एनर्जी कहाँ गया, प्राइमरी कंज्यूमर में, प्राइमरी कंज्यूमर का एनर्जी कहाँ गया, सेकेंडरी कंज्यूमर में, सेकेंडरी कंज्यूमर का एनर्जी कहाँ गया, टर्सरी कंज्यूमर में। तो यह जो एनर्जी के जो फ्लोर्स है उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। ओके, अब आगे क्या है, आगे है 10% लो। तो 10% लो का मतलब क्या हो गया कि 10% लो का मतलब होता है कि जब एक दूसरे पे कोई भी चीज डिपेंड होते हैं फॉर द फूड के लिए, तो उनका जो एनर्जी है एक दूसरे पे केवल 10% एनर्जी क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। यानी सपोज कीजिए कि एक प्लांट में टोटल 1000 kcal एनर्जी है, तो उसका 10% बोले तो 1000 का 10% यानी ओनली 100 kcal एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर पे जाएगा। अब प्राइमरी कंज्यूमर को कोई सेकेंडरी कंज्यूमर खा रहा है, तो प्राइमरी कंज्यूमर का जो 100 kcal एनर्जी है, अब वहां का 100 kcal के एनर्जी में से 10% बोले तो केवल 10 kcal एनर्जी किस पर ट्रांसफर होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर में ट्रांसफर होगा। उसी को हम बोलते हैं 10% लो बोलते हैं। अब आगे है स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब होता है कि एक पार्टिकुलर एरिया में जितने भी प्लांट्स हैं, या तो भी जितने भी प्लांट्स, ग्रास या तो सब कुछ भी है, ठीक है ना, उनके द्वारा टोटल बायोमास का जो प्रोडक्शन है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। यानी सपोज कीजिए कि आपके घर में एक बड़ा सा फार्म है, अब उस फार्म में बहुत सारे प्लांट्स लगे हैं, घास है और कुछ ट्री भी है। अब सबको मिला दिया जाए, उनके पत्ते, उनके स्टेम, उनके फ्रूट्स, सब कुछ मिला दिया जाए, तो टोटल जो बायोमास जो आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। ओके, अब आगे क्या है, आगे है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स का मतलब क्या हो गया कि जो ट्रॉपिक लेवल है वो ट्रॉपिक लेवल को नंबर्स के बेसिस पे, बायोमास के बेसिस पे या तो एनर्जी के बेसिस पे यदि उसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यदि करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। यानी ये 3 तरह के होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। आगे क्या है, न्यूट्रिएंट साइकिल, इसी को बायोकेमिकल साइकिल के नाम से हम जानते हैं। न्यूट्रिएंट साइकिल मतलब क्या, न्यूट्रिएंट एक जगह से दूसरी जगह क्या होना, साइकिल होना, न्यूट्रिएंट्स का क्या होना, साइकिल होना, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल बोलते हैं। इसी को हम बायोकेमिकल साइकिल के भी नाम से हम जानते हैं।
यह दो तरह का होता है, एक होता है गैसियस साइकिल, एक होता है सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस साइकिल में शामिल होते हैं नाइट्रोजन साइकिल और कार्बन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल कहने का मतलब क्या हो गया कि मान के चलिए कि कोई भी सॉइल है, सॉइल में प्रेजेंट है आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। अब सॉइल में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसका यूज कौन किया? प्लांट किया। अब प्लांट को किसने खाया? कोई एनिमल खाया, एनिमल फिर मरा, फिर वह चल गया सॉइल में, फिर उससे क्या बना? वहां पे न्यूट्रिएंट्स बना जिसमें नाइट्रोजन शामिल है। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि यह जो साइकिल है चलता रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। ओके, अब आगे क्या है? आगे है आपका कार्बन साइकिल। तो कार्बन साइकिल में क्या होता है कि मान के चलिए एटमॉस्फेयर में कार्बन प्रेजेंट है, उसको क्या प्लांट लिया, ठीक है। अब प्लांट को खाया कौन? एनिमल खाया। फिर एनिमल रिस्पायरेशन के दौरान फिर क्या किया? कार्बन को फिर बाहर निकाल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड फिर बाहर निकल गया। तो यही साइकिल फिर क्या होता है? चलते रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कार्बन साइकिल बोलते हैं। आगे क्या है? सेडिमेंट्री साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल में प्रेजेंट है आपका फास्फोरस साइकिल। फास्फोरस साइकिल का मतलब क्या हो गया कि फास्फोरस साइकिल यानी जैसे कि मान के चलिए रॉक है, रॉक में क्या प्रेजेंट है? फास्फोरस प्रेजेंट है। अब वो रॉक से मिट्टी बना, यानी वह फास्फोरस आ गया मिट्टी में। अब मिट्टी का फास्फोरस कौन यूज किया? प्लांट यूज किया। प्लांट को किसने खाया? फिर प्लांट को खाया फिर एनिमल ने, एनिमल फिर मरा, फिर वो चल गया मिट्टी में चल गया, ठीक है। फिर वहां से फिर क्या हुआ? फास्फोरस फिर आया वहां पे, यानी यही साइकिल क्या होता है? चलते रहता है, इसी को हम बोलते हैं फास्फोरस साइकिल बोलते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन सी एंड पी साइकिल का मतलब हो गया, सी साइकिल मतलब कार्बन साइकिल और पी साइकिल मतलब फास्फोरस साइकिल। तो कार्बन साइकिल का मतलब वही जो हमने अभी यहाँ पे बताया था, और फास्फोरस साइकिल मतलब यहाँ जो अभी हमने बताया। ओके, तो आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, उसके बाद अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, और चैनल में यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए। धन्यवाद।